स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह, हाजिर हेलो किसान के एक नए एपिसोड के साथ, नए विषयों के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जहां हम आप किसानों से फोन कॉल के माध्यम से जुड़ते हैं। हमारी कोशिश होती है कि अलग अलग विषय से जुड़े हुए विशेषज्ञ स्टूडियो में रहें ताकि आपके सवालों के, आपकी आशंकाओं के जवाब आपको तुरंत लाइव मिल सके, ताकि आप उन जानकारियों का खेती किसानी में उचित इस्तेमाल कर सके, आपकी आय में वृद्धि हो सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज किस विषय पर हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले डालते हैं उस पर नजर। आज का हमारा विषय आंवले के प्रसंस्करण से आय में वृद्धि और दूसरा हमारा विषय है कपास फसल की बुआई के समय सावधानियां। बिल्कुल, तो आंवले का प्रसंस्करण कर हमारे किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं और वैसे भी हम लगातार आपको प्रसंस्करण के बारे में जानकारी देते हैं कि बागवानी से जुड़ी जो फसलें हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, उनका प्रसंस्करण कर हमारे किसान उचित लाभ ले सकते हैं। और आज इसी कड़ी में विशेष तौर से हम आंवले के बारे में आपको बताएंगे। आंवले के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है और बहुत सारे विकल्प हमारे किसानों के सामने है। बस जरूरत यह है कि इसके बारे में उन्हें जानकारी मिले और साथ ही कपास की बुआई से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां विशेषज्ञ के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। दो टोल फ्री नंबर हैं जिन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं। पहला नंबर है 1800-113060। दूसरा नंबर है 1800-113061। टोल फ्री है, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। बस आपको फोन उठाना है और आज के विषय से जुड़े हुए जो भी आपके प्रश्न हैं वो आप हम तक पहुंचाएं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम पूरे सवालों के आपके जवाब देंगे। हमारे विशेषज्ञ इसमें आपकी मदद करेंगे। तो जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनके बारे में आपको बता दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर विजय सिंह मीणा। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं NBPGR जोधपुर राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मीणा आपका कार्यक्रम में। और आप आंवले के बारे में हमें बताएंगे किस तरीके से आंवले का प्रसंस्करण किया जा सकता है, जिसे एक देसी फसल के रूप में भी हम जानते हैं, और हमारे किसान प्रसंस्करण कर इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। और इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा आज का दूसरा विषय यानी कपास पर भी हमारे विशेषज्ञ कार्यक्रम में जुड़ेंगे स्काइप के माध्यम से। उनसे भी हम इस विषय के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आंवले पर ही हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर मीणा, जैसा कि मैंने बताया कि ये देसी फसल है और आज के समय में हर कोई अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहता है, ऐसी चीजों का सेवन करना चाहते हैं जिसमें विटामिन सी हो और उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। और आंवले का हम जानते हैं कि आने वाले समय में इसका भविष्य बहुत अच्छा है और हाल फिलहाल में इसकी खपत भी काफी बढ़ी है। तो ऐसे में हमारे किसान इससे किस तरीके से लाभ ले सकते हैं और कई रूप में आंवला हमारे उपभोक्ताओं तक पहुंच सकता है, क्या बताना चाहेंगे? क्या स्थिति है आंवले की हमारे देश में बागवानी फसलों में? धन्यवाद मैडम। जैसा कि आप सबको विदित है कि लास्ट ईयर से हमारे देश में जो अनप्रेसिडेंट कोविड-19 पेंडेमिक आया है, उसके बाद से ही जो है आंवला का इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो है इसकी खपत और इसका जो है उपभोग बढ़ गया है। जैसा कि हम अगर आप सभी लोगों से या किसी से भी फलों के बारे में बातचीत करेंगे तो मेनली वो जो है आम, केला या सेब, अगर फल का नाम लेते हैं तो इन तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन हमारे जो देसी फल हैं, चाहे वो आंवला हो, बेल हो, बेर हो, इस तरीके के फल के प्रति जो है हमारे जो न्यूट्रिशन या उसके का न्यूट्रिशनल कंपोजिशन है, उन सब चीजों का जो है लिटरेचर इंफॉर्मेशन नहीं है और जागरूक नहीं है। जनरली लोग सोचते हैं कि ये इंफीरियर फ्रूट्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आंवला हमारा ऐसा फल है जिसमें विटामिन सी की मात्रा बारबाडोस चेरी के बाद में सबसे ज्यादा होती है। बिल्कुल। और इसमें विटामिन सी की मात्रा, जैसे आपने बताया, विटामिन सी खूब होता है और किसान फायदा ले सकते हैं। रिपोर्ट देख लेते हैं जुड़ी हमारी। खाद्य प्रसंस्करण का मतलब ऐसी तकनीक से है जिसमें खाने की वस्तुओं की प्रोसेसिंग यानी प्रसंस्करण करके उसे नए रूप में पेश किया जाता है। भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र उत्पादन, वृद्धि, खपत और निर्यात की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में फल, सब्जियां, मसाले, दूध व दूध से बने उत्पाद, मिठाई, चॉकलेट और सोया आधारित उत्पाद आदि शामिल हैं। भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में प्रसंस्कृत खाद्य के निर्यात की पर्याप्त संभावनाएं हैं। बात अगर आंवले के प्रसंस्करण की करें तो संसाधित आंवला पदार्थों में सबसे पहले आंवले की कैंडी आती है। आंवले की मीठी और चटपटी कैंडी एक पौष्टिक उत्पाद है। आंवला कैंडी की लोकप्रियता का कारण कम जगह घेरना और अतिपोषण के साथ साथ ज्यादा समय तक भंडारण क्षमता है।
आंवला कैंडी बनाना भी आसान होता है और इसे बनाकर किसान अपनी आय दोगुनी कर सकते हैं। आंवला कैंडी के अलावा आंवले का प्रसंस्करण करके मुरब्बा, स्क्वैश और आंवला पाउडर आदि भी बनाया जा सकता है। आंवले का प्रसंस्करण करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है, जैसे आंवला अच्छी किस्म का हो और जहां तक संभव हो बिना रेशे वाले आंवले ही लें। कुल मिलाकर कहा जा सकता है, आंवले का प्रसंस्करण करके इससे तमाम तरीके के उत्पाद बनाकर अच्छी आमदनी ली जा सकती है। तो भी आपने आंवले पर रिपोर्ट देखी और जैसा कि अभी रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि आंवले को किस तरीके से उपभोक्ता तक आप पहुंचा सकते हैं। इसके कई सारे विकल्प हैं कैंडी के रूप में, साथ ही हमने आपको बताया मुरब्बा बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं, शरबत भी आंवले का आजकल काफी पसंद किया जाता है और आंवले का रस अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आजकल काफी प्रचलित है और हर कोई इसे अपना रहा है। तो कैसे हमारे किसान इसका लाभ उठा सकते हैं, कैसे इसका प्रसंस्करण कर सकते हैं, सिर्फ आंवले के फल तक ही सीमित ना रहे कि सिर्फ आंवला आप बेच रहे हैं, लेकिन अलग अलग रूप में प्रसंस्करण करके, मूल संवर्धन करके आप फायदा उठा सकते हैं, अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। डॉक्टर मीणा हमें इसके बारे में और विस्तार से जानकारी देंगे। तो डॉक्टर मीणा, जैसा कि आपने बताया कि प्रसंस्करण करके एक तो इसकी शेल्फ लाइफ यानी काफी समय तक इसे आप स्टोर कर सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं और आप उपभोक्ता तक पहुंचा सकते हैं। मूल संवर्धन इससे किस तरीके से होता है, प्रसंस्करण किस किस रूप में किया जा सकता है, कहां से शुरुआत करें हमारे किसान? जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारे किसान भाइयों ने नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो 2005 से चला था, उसमें जो है आंवले के फलोद्यानों की स्थापना जोर शोरों से की गई और जिसके फलस्वरूप ये हुआ कि हमारे जो उद्यान की आंवला के उद्यान है उनका क्षेत्रफल काफी बढ़ गया और क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ उसका उत्पादन भी काफी अच्छा हो गया है जी। अगर हम आंकड़ों पे गौर करें तो जैसा देखेंगे कि जो खाद्यान्न का उत्पादन है लगभग 300 मिलियन टन अभी है और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड्स के अगर डाटा का सेकंड एस्टीमेट पे अगर गौर करें तो करीब 320 मिलियन टन हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है जी। तो इसी प्रकार से जैसे आंवला का हम बात करें, मैं पहले आपको बता रहा था कि किसी भी अगर फलों की बात करते हैं तो हमारे जनरली लोग 4-5 फलों को ही जानते हैं जी। आम, केला, सेब, इस तरीके से। लेकिन इन फलों में जैसे हम चाहे बेर हो, बेल हो और ये अनार हो, इस तरीके के फलों का अगर हम पोषण करेंगे तो उससे क्या होगा कि किसान का, जैसे आंवला का जो पौधा है ये किसी भी भूमि में, चाहे वो ककरीली हो, पथरीली हो, क्षारीय हो, इसमें उगाया जा सकता है। कई बार तो अपने आप ही उपज जाते हैं, कुछ करना भी नहीं पड़ता। हाँ, तो इसमें मतलब ज्यादा इतना इनपुट्स नहीं है। और प्रसंस्करण क्यों आवश्यक है, तो इसका जो मूलभूत क्वेश्चन है कि हमें किसान कैसे अपनी आय में वृद्धि करे। बिल्कुल। तो आंवला का प्रसंस्करण करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जैसे ही आंवला दिसंबर से जनवरी के माह में आता है तो एकदम मार्केट में गलट में आता है और गलट में आने के कारण जो है इसकी सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है और इसके मार्केटिंग में मूल्य जो है 10 या 15 रुपए किलो के हिसाब से ही किसान को मिल पाता है। जी। अगर किसान इसका प्रसंस्करण करेगा तो वो अपनी आमदनी दुगनी, तिगनी नहीं, चौगनी तक कर पाएगा। कैसे कर पाएगा कि उसके विभिन्न प्रकार के मूल्य वर्धित उत्पाद हैं, जैसे आप कैंडी, मुरब्बा, स्क्वैश, इसका पाउडर, इसके लड्डू, इस तरीके के अगर उत्पाद किसान अपने फार्मर फील्ड पे ही बना के तैयार करके बेचेगा तो आमदनी निश्चित रूप से दोगुनी हो पाएगी। जी बिल्कुल। तो आपने बताया कि बहुत सारे विकल्प हैं और जब हम फलों की बात करते हैं तो जैसा कि हमें मीणा जी बता रही है कि 3-4 फल ही हमारे जहन में आते हैं, हम सोचते हैं उन्हीं से ही पूरा पोषण मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आंवला भी अपने आप में बहुत सारे गुण अपने आप में समेटे हुए हैं और इसे कहा भी जाता है कि जो आंवला है, अगर आप रोज उस एक आंवले का सेवन करते हैं तो आपके स्वास्थ्य में बहुत अच्छा असर रहेगा, बहुत सकारात्मक परिणाम आपके स्वास्थ्य में दिखेंगे, आपकी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो भी बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ हमारे किसानों को भी बहुत लाभ हो सकता है। अच्छी बात यह भी है कि इसकी फसल लेने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। किसी भी तरह की भूमि, चाहे सिंचित हो, असिंचित हो, कैसे भी क्षेत्र हो, वहां पर इसकी फसल ली जा सकती है। डॉक्टर मीणा, हम ये भी जानते हैं कि आंवले को पहले हम इतनी गंभीरता से नहीं लेते थे। घर के पिछले हिस्से में, गांव में कुछ पेड़ हो गए या फिर बरामदे में हो गए, वो अपने इस्तेमाल के लिए करते थे। उतनी गंभीरता से एक फसल के रूप में इसे नहीं अपनाया जाता था, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये दौर बदल रहा है और हमारे जो किसान हैं इसे एक फसल के तौर पर अपना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, किसान अब जागरूक हो गया है, उन्हें मालूम चल गया है कि किस फसल से जो है उनका ज्यादा उत्पादन हो सकता है। और आंवले में जो खासकर प्रसंस्करण की आवश्यकता क्यों है, उस क्वेश्चन पे हम वापस आते हैं, क्योंकि आंवला का जो कच्चा फल होता है
वो काफी कसेला होता है। उसके कच्चे फल को जो है हम खा नहीं पाते हैं क्योंकि उसमें एस्ट्रोजेंसी और बहुत ही कसेलापन होता है। जी जी। तो उसके कसेलापन को दूर हटाने के लिए उसकी मूल्यवर्धन और प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है, जिससे इसको जो है बच्चे भी स्क्वैश हो, आरटीएस हो, उसको आराम से पिया जा सकता है। बिल्कुल। और पीने के बाद में क्या होगा, अगर उसका प्रसंस्करण किया गया है या मूल्यवर्धन किया गया है तो वो फूड चेन में ज्यादा दिन तक टिकेगा। जैसे रॉ आंवला है, दिसंबर जनवरी में ही खत्म हो गया, अगर उसके लड्डू बना दिए, मुरब्बा बना दिया तो उसको 5-6 महीने तक आराम से उपभोग में लाया जा सकता है। आय तो वृद्धि होगी ही होगी और इसके साथ साथ उपभोग में भी लाया जा सकता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ आंवला का। जी 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 बिल्कुल बताइए। जैसे आंवला का आप 1 हेक्टेयर में बगीचा लगाते हैं, 6 बाई 6 मीटर पे अगर बगीचा लगाया तो लगभग 278 पौधे उसके बन जाते हैं। जी जी। और एक पौधे से जो है जो अगर वो ग्राफ्टेड है तो 4-5 साल बाद में वो अपना जो फलन देने लगता है और करीब करीब 1 क्विंटल एक पौधे से मिल पाता है। तो लगभग उसका आप यूँ मान के चलिए कि 15-20 टन आराम से 1 हेक्टेयर से उत्पादन हो जाता है। जी, यानी अच्छा उत्पादन भी हमारे किसान ले सकते हैं। चलिए हमारे जो दूसरे मेहमान हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवा दें। हमारे साथ डॉक्टर समुद्र सिंह है जो कि प्रोफेसर है, वीट साइंस कृषि विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सिंह आपका कार्यक्रम में। आप हमें जानकारी देंगे कपास फसल की बुआई के समय किस किस तरह की सावधानियां हमारे किसानों को बरतनी चाहिए, क्योंकि कपास का भी बिल्कुल समय आ ही गया है। तो आगे आपसे भी हम और चर्चा करेंगे, लेकिन पहले अगर हम कपास की बात करें जिसे हम सफेद सोना के तौर पर भी जानते हैं, इसी से समझा जा सकता है कि इसकी व्यावसायिक दृष्टि से कितना महत्व है। और कपास की अभी मौजूदा स्थिति में हम जानकारी देना चाहेंगे किसानों को कि किस किस तरह की तैयारी करें, क्या बताना चाहेंगे आप? हाँ, नमस्कार जी। जी देखिए, कपास को हम जो है सफेद सोना बोलते हैं क्योंकि इससे जमींदारों को जो है बहुत मदद मिलती है। ठीक है। और जो हमारे प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है कि भी हम किसानों की आय दोगुनी करें, तो उसमें एक महत्वपूर्ण भाग रहेगा कपास का जी। और सबसे बड़ी समस्या कपास में होती है खरपतवार की। काफी सारे खरपतवार ऐसे होते हैं कि वो उसके ऊपर एक कारपेट बना देते हैं और कपास को होना नहीं देते। आप ये देखिए कि हमारी जो औसत पैदावार है वो 500 किलोग्राम के आसपास है जी। ठीक है। जबकि हम जो भी डेवलप्ड देश हैं, विकसित देश हैं, उनमें इजराइल की सबसे ऊपर है 1900 किलोग्राम में 1 हेक्टेयर। चलिए कपास पर हम बात कर रहे हैं तो कपास से जुड़ी रिपोर्ट हम देख लेते हैं, फिर इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, कपास एक नकदी फसल है जिसे हमारे देश में सफेद सोना कहा जाता है। कपास की बुआई के समय कुछ खास बातों को ध्यान में रखकर किसान कपास की अच्छी फसल ले सकते हैं। उत्तरी भारत में कपास की खेती मुख्यतः सिंचाई आधारित होती है। इन क्षेत्रों में खेत की तैयारी के लिए 1 सिंचाई कर 1 से 2 गहरी जुताई करनी चाहिए और इसके बाद 3 से 4 हल्की जुताई कर पाटा लगाकर बुआई करनी चाहिए। कपास का खेत तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खेत पूरी तरह से समतल हो, जिससे मिट्टी की जलधारण और जल निकास की क्षमता दोनों अच्छी हो। अगर खेतों में खरपतवारों की ज्यादा समस्या ना हो तो बिना जुताई या न्यूनतम जुताई से भी कपास की खेती की जा सकती है। कपास की बुआई से पहले बीजोपचार जरूर करें। संकर और बीटी के लिए 4 किलो प्रमाणित बीज प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। देसी और नरमा किस्मों की बुआई के लिए 12 से 16 किलोग्राम प्रमाणित बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। तो भी आपने कपास पर ये विस्तृत रिपोर्ट देखी, बहुत सारी बातें हमने इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको बता दी हैं। लेकिन अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। कपास पर और आंवला दोनों पर ही हमारे एक्सपर्ट आपको जानकारी देंगे। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं जिन्होंने हमें महाराष्ट्र से कॉल किया है। करण जी हैं फोन पर। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बताइए क्या जी। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है। जी बताइए क्या प्रश्न है। मैडम वो खट्टी आंवली जो आती है, एक बार फिर से बताइए। हाँ जी, अपना खट्टी आंवली मीना सर से पूछो कि वो खट्टी आंवली जो होती है कौन से चीज में यूज होती है और उसको आयुर्वेदिक में भी, और उससे किसान लोग हमारे एरिया में काफी आंवली है तो अच्छा, उसमें भी मुनाफा है। 30-35 रुपए किलो जाती है। आंवले के बारे में बात कर रहे हैं आप?
बोले कि नहीं, खट्टे आमली के बारे में पूछना चाहता हूँ। खट्टे आंवले के बारे में जानना चाहते हैं आप? हाँ, उसके किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं? हाँ, किस्मों के बारे में जानना चाहता हूँ। ठीक है, किस्मों के बारे में जानना चाहते हैं कि खट्टे आंवले की कौन कौन सी किस्में हैं। महाराष्ट्र से हैं ये, और महाराष्ट्र में कौन सी किस्में ये ले सकते हैं, विशेष तौर पर खट्टे आंवले की बात कर रहे हैं। क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर मीणा? अच्छा करणजीत जी, खट्टे आंवले से आपका कंसर्न कैसा है? मतलब आंवला तो खट्टा ही कशेला होता है, खट्टे आंवला कुछ समझ में नहीं आया, आप दोबारा बताएंगे एग्जैक्टली क्या चाहते हैं? हेलो सर, वो खट्टी आंवली जो आती है ना, आंवली खट्टी इमली, इमली, हाँ, हमारी थोड़ी भाषा मराठी गुजराती है, पड़ोस में हाँ, इमली, बिल्कुल करणजीत सिंह जी, आपका ये अच्छा क्वेश्चन है। और खट्टी इमली की भी प्रसंस्करण की संभावना है, और इसको भी आप लगा सकते हैं और अपने आय का सृजन कर सकते हैं। जी, और इमली भी विटामिन सी से भरपूर होती है। और आगे प्रसंस्करण से जुड़ी कुछ जानकारी हम आपको देंगे। और ये प्रसंस्करण की अगर हम बात करें तो चाहे इमली हो या फिर आंवला है, जो सरकार की जो योजना है वो तो सभी के लिए है। तो आप जरूर कार्यक्रम को ध्यान से देखें, आपको अपनी मतलब की चीज भी मिल जाएगी। हमारे साथ डॉक्टर सिंह लगातार बने हुए। कपास पर एक बार फिर से उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर सिंह, कपास की हम बात कर रहे थे, लेकिन बीच में हमने रिपोर्ट भी दिखाई, उसमें बहुत सारी बातें हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई हैं। आप क्योंकि कपास की बुआई के बारे में बात करें, किस किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, तो शुरुआत कहाँ से करें? हमारे किसानों को बताएं कि किस्मों का कैसे चुनाव करें, मिट्टी का चुनाव किस तरीके से कर सकते हैं, और बुआई करते हुए कतार से कतार की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी, ये सभी बातें किस तरीके से ध्यान में रखे वो? ऐसा है कि हाँ, जब हम कपास की बात करते हैं, जो खरपतवार हैं उनके नुकसान को हम ध्यान में रखते हैं लोग। जी, ठीक है। हाँ, तो अभी ऐसा है कि हम कपास की बिजाई तप्पड़ विधि से भी कर सकते हैं और खेत को तैयार करके भी कर सकते हैं। दोनों विधियां हमारे पास हैं। जी, जो तप्पड़ विधि है उसमें किसान को हल नहीं चलाना पड़ेगा। खरपतवार हैं उनको हम पहले से ही उगे हुए हल को मार देंगे। बिजाई के तुरंत बाद हम हर्बिसाइड का स्प्रे करते हैं, जो शाकनाशी है, तो उससे जो उगने वाले घास है वो रुक जाएंगे आपके दोनों। ठीक है। तो कपास में 3 तरह के घास आते हैं, एक चौड़ी पत्ते वाले होते हैं, एक संकरी पत्ते वाले, और एक इसको हम सेजिस बोलते हैं दोनों। ठीक है। हर एक के लिए अलग अलग समय में उगने का टाइम है और उनकी प्रबंध का भी अलग अलग तरीका है। जी, तो अगर हम घास को उगने से रोक देंगे तो हम अपनी पैदावार 30 से जो है ना 70% तक बढ़ा सकते हैं। जी जी जी। आप ये मान के चलिए कि अगर मान लो आपके जो है ना 1 क्विंटल घास आपका है जी, तो 12 किलोग्राम आपकी पैदावार कम हो जाती है। जी, यानी खरपतवार की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, इसमें बहुत बड़ी समस्या है। और आप ये देखिए कि जो है ना पैदावार ही कम नहीं होती। 1 हेक्टेयर में अगर हम देखें भी जो खरपतवार है 42 किलोग्राम नाइट्रोजन, ठीक है जी, 18 किलोग्राम फास्फोरस और 100 किलोग्राम पोटास को वो घास ले लेता है, जो फसल को नहीं मिल पाता है। जी बिल्कुल, ठीक है। तो ये एक जो ना अदृश्य नुकसान है फसल में, पानी का भी है, और जिस टाइम खरपतवार होंगे तो आपके कीड़े बीमारियां भी ज्यादा आएंगी। बिल्कुल, यानी हमारे किसान जो कपास की खेती करते हैं उन्हें पता ही है कि खरपतवार की समस्या बहुत बड़ी समस्या है इस फसल में। ऐसे में इसको किस तरीके से निपटा जाए, कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखा जाए, इसके बारे में हमें डॉक्टर सिंह बता रहे हैं। आगे और विस्तार से उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपके भी कोई सवाल है कपास से जुड़े तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। 2 टोल फ्री नंबर हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश करें, जहाँ से आप ये नंबर नोट करें और हम तक अपने सवाल पहुंचाएं। हमें आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा और साथ ही इन दोनों विषयों पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद तुरंत होंगे हाजिर, बने रहे हेलो किसान के साथ। छोटा सा ब्रेक। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस।
और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हेलो किसान में। आज हम बात कर रहे हैं आंवला फसल के बारे में, कैसे इसका प्रसंस्करण कर हमारे किसान ज्यादा लाभ ले सकते हैं, और साथ ही हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कपास की फसल लेते वक्त, बुआई करते वक्त विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सावधानियां कौन कौन सी हैं जिसका ध्यान रखकर हमारे किसान इसकी बुआई कर सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आंवले पर हम बात करते हैं। आपकी कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश से फोन किया है। आइए बात करते हैं उनसे। हेलो हेलो। हाँ जी स्वाति जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए सवाल क्या है। हमें आंवला की खेती करनी है, हम कैसे करें? आंवला की खेती करनी है, ठीक है, इसी के बारे में बता रहे हैं। तो डॉक्टर मीरा, आंवला की खेती करना चाहते हैं और किस तरीके से इस क्षेत्र में ये आगे बढ़ सकते हैं? स्वाति जी, अगर आपको आंवला की खेती करनी है तो इसकी जो है हमारे जो पौधे होंगे, आपके आसपास के जो कृषि विज्ञान केंद्र है या कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनसे इसके पौधे मिलेंगे। उनका आप जून जुलाई में जो है लगाएंगे। और जून जुलाई में लगाने से पहले आप क्या करेंगे, पहले उनके गड्ढे खोदे जाएंगे। गड्ढे खोदते समय क्या सावधानियां बरतनी है वो भी आपको ध्यान रखना होगा। गड्ढा जो है आप मई के महीने में खोदें और ये गड्ढा करीब जो है 75 सेंटीमीटर गहरा खोदें और उस गड्ढे को जो है 10 से 15 दिन के लिए खुला छोड़ दें, जिससे क्या होगा कि उसके अंदर जो भी कोई माइक्रोब्स है या जो ऐसे कीड़े हैं वो मर जाएंगे। और उसके बाद में गड्ढे की भराई करेंगे आप जी, ऊपर की मिट्टी लेके और गोबर की खाद एक अनुपात में मिला करके। और क्योंकि आजकल दीमक की समस्या बड़ी भयंकर समस्या हो रही है हर जगह, तो उसमें क्लोरोपाइरिफॉस नामक एक दवा आती है, वो भी जो है 2 ml पर लीटर में डाल करके उस पर ड्रेंच कर देंगे जी। और उसके बाद में आप जब जैसे ही आपकी बरसात का मौसम आएगा तो बरसात के मौसम में आप उन गड्ढों को भरेंगे और पौधे लगाएंगे। और पौधे लगाते समय ये एक सावधानी रखें कि आप जो पौधा ले रहे हैं वो जो है कोई 5 स्टार रेटिंग NHB की जो नर्सरी है या तो उससे लें, या फिर जो है विश्वस्त स्रोत यही है कि जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके द्वारा बनाए गए पौधे हों, या जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके द्वारा बनाए गए पौधों की उन्नतशील किस्म है। जैसे आपका NA7 है, अगर NA7 लगाओगे तो बड़ा अच्छा उत्पादन होगा। क्योंकि किसान भाई क्या करते हैं, अपना जो है पौधा तो लगा देते हैं और इधर उधर कहीं रोड से ले आए, उधर से ले आए, और जो है बाद में समस्या आती है कि साहब हमारे तो फलन ही नहीं हो रहा है। तो फलन की समस्या उसमें ऑब्वियसली होगी, क्योंकि उसका जो सोर्स मटेरियल है वो क्या है मालूम नहीं है, कौन सी वैरायटी है, ये ग्राफ्टेड है या फिर कोई बीजू पौधा है। तो बीजू पौधा होगा तो क्या होगा कि वो आपके 8 से 10 साल बाद में फलन देगा। 8 से 10 साल बाद तक आप देखेंगे कि इसमें तो फल ही नहीं आ रहा है, तो आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए विश्वसनीय स्रोत से ही आप अपना पौधा खरीदें। बिल्कुल। तो अगर पौध की बात करें या बीज की बात करें, ये बात तो हर एक फसल में लागू होती है कि पौध अच्छी होनी चाहिए, बीज अच्छे होने चाहिए, विश्वसनीय जगह से आप इन्हें प्राप्त करें। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं जिन्होंने हमें उत्तर प्रदेश से कॉल किया है जी। बात कर लेते हैं उनसे। हेलो 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 जी, नमस्कार अभिजीत जी, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते जी नमस्कार। हाँ मैम, हम कपास के लिए जानकारी लेनी है। क्या जानना चाहते हैं कपास में? मैम ये कपास होती है उसका गूला कैसे झड़ जाता है मैम? जी हमारे साथ डॉक्टर सिंह है, लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर सिंह, क्या बताना चाहेंगे आप, इनकी समस्या का क्या समाधान है, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे, या फिर आप कुछ इनसे और जानना चाहते हैं? देखिए इसमें क्या होता है कि कई बार जैसे आदमी में हार्ट अटैक होता है, इसी तरह पौधे में भी हार्ट अटैक होता है। जहाँ ज्यादा गर्मी होती है और एकदम अगर आप पानी देते हैं तो कई बार पौधे मर जाते हैं उसमें। तो उसमें भी आप जो है ना स्प्रे कर सकते हैं, या जो है पानी आप ज्यादा सूखा ना होने दे पौधे को। जमीन अगर ज्यादा सूखी है एकदम अगर आप पानी दोगे तो एकदम शौक लगता है पौधे को, उसमें कई बार पत्ते गिर जाते हैं और कई बार पौधे मर भी जाते हैं जी। ठीक, और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि समस्या एक्चुअल में है क्या।
जी, तो ऐसे में क्या आप इन्हें सलाह देना चाहेंगे? जैसे कि आपने बताया कि समस्या देखना पड़ेगा तभी बता पाएंगे, तो ये कहाँ इसके बारे में संपर्क कर सकते हैं, कहाँ से इससे जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? ये कहीं भी कृषि विज्ञान केंद्र पर कर सकते हैं या ऑनलाइन फोन करके भी जो है ना हम उनको भी सलाह दे देते हैं। तो अगर मान हमारे पास फोटो आ जाए कि भी ये समस्या है तो उसका सही निदान हम कर पाएंगे। जी बिल्कुल। तो कृषि कोई लिंक नहीं है जी, इसका खरपतवार से कोई संबंध नहीं है। जी बिल्कुल। तो खरपतवार के बारे में आपने कई सारी बातें बताई, लेकिन जो इन्हें आशंका थी उससे जुड़ी हुई ये समस्या नहीं है। तो अभिजीत जी, आप अपने जो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र है वहां जा सकते हैं, वहां संपर्क कर सकते हैं, आप सीधा तस्वीर दिखा सकते हैं वहां पर, या फिर पौधे के साथ पहुंच सकते हैं और ज्यादा करीब से देखकर आपको अच्छी सलाह या उचित सलाह आपको दे पाएंगे। एक और कॉलर है हरियाणा से, उन्होंने हमें कॉल किया है, आइए बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, सुमेर सिंह जी बताइए क्या सवाल है? ये इजराइल बीज है कपास का, कहाँ से मिलेगा जी? हमारे साथ डॉक्टर सिंह बता पाएंगे आप इन्हें इनका जो सवाल है? कपास का बीज, क्योंकि सारे ही जो आजकल हाइब्रिड कॉटन है, इसको बीटी कॉटन बोलते हैं जी, और अलग अलग इलाके के लिए अलग अलग जो है इसकी वैरायटी है, और जो राशि की किस्में हैं वो हम यहाँ उत्तर भारत में सिफारिश करते हैं जी। तो राशि का बीज किसी भी आप दुकान से ले सकते हो, उसके साथ रसीद आप जरूर लें ताकि उसमें कोई धोखा ना हो जी। तो राशि के जितने भी हाइब्रिड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं नॉर्थ इंडिया के लिए और अच्छे परफॉर्म करते हैं उसमें। जी बिल्कुल। तो ये तो बात थी कपास से जुड़ी हुई, और कुछ अगर आपके और सवाल हैं दर्शकों से कहेंगे कि आंवला और कपास पर आज हम विशेष तौर पर चर्चा कर रहे हैं। कोई भी आपके प्रश्न है आप तक अपने सवाल पहुंचाइए कॉल के माध्यम से। दोनों नंबर आप हमारी स्क्रीन से नोट कर सकते हैं, शुल्क आपका कोई नहीं लगेगा। बस कुछ बातों का ध्यान रखें जब आप कॉल करें कि नेटवर्क क्षेत्र में रहें और टेलीविजन की आवाज कम कर दे, उसके बाद ही अपना सवाल हम तक पहुंचाएं ताकि असुविधा न हो और हम आपको ज्यादा बेहतर तरीके से जवाब दे सके। डॉक्टर मीणा, अब हम आंवले पर बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने बताया कि प्रसंस्करण के बहुत सारे लाभ है। एक तो मूल्य संवर्धन होता है, दूसरा उसकी लाइफ बढ़ती है, यानी स्टोर आप भंडारण लंबे समय तक कर सकते हैं और हमारे किसानों को आय भी अधिक होती है। लेकिन प्रसंस्करण करने के लिए इकाइयों से जुड़ी हुई कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए? किसान कैसे अपने स्तर पर अपने गाँव में या फिर खेतों में ही ऐसी इकाइयों को या फिर यूनिट्स को सेट कर सकता है? बिल्कुल, किसान भाई जो है इस तरीके की यूनिट अपने खेतों पे स्थापित कर सकता है। इसके लिए कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है और माइक्रो लेवल से वो स्टार्ट करेगा। तो इसमें जो है इनिशियली उसको जो है कुछ ये जो यंत्र हैं जैसे आंवला ग्रेडर हो गया, आंवला श्रेडिंग मशीन हो गई, प्रिकिंग मशीन हो गई, क्योंकि जब मुरब्बा बनाता है तो उसको गोदना पड़ता है आंवला को, और गोद देने के लिए जो है बहुत ही मानव दिवस की आवश्यकता होती है। अगर प्रिकिंग मशीन होगी उसके पास तो वो सारे आंवला जल्दी से जल्दी गोद पाएगा। श्रेडिंग मशीन होगी तो उसका जो है जूस अच्छी तरीके से बना पाएगा, और उसके पास अगर जो है ये पल्पर होगा तो उससे आराम से उसका पल्प निकाल लेगा। वही जो पल्प और जूस है आगे प्रसंस्करण में उसके काम आएंगे। और जो कैंडीज है और तो जो इस तरीके के 3-4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो उसको चाहिए, ट्रे ड्रायर वगैरह है, जिससे कि भाई आंवला लेदर बनाना है तो एक ड्रायर आता है, उसमें जो है टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है। अगर कंट्रोल कंडीशन में हम किसी चीज को सुखाएंगे तो उसमें जो विटामिन सी आंवला में होती है न्यूट्रिएंट्स रिटेन रहता है जी, क्योंकि आप जानते हैं कि विटामिन सी हमारे ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो पाता है बाकी विटामिन की तरह। तो विटामिन सी का जो है मिनिमम लॉस हो, इसके लिए आपको कंट्रोल कंडीशन पे ही उसका प्रोसेसिंग करना होगा। एक सर्टेन टेम्परेचर होता है, उसके अंदर ही उसको सुखाना होता है, जो कि टेक्नोलॉजीज विभिन्न संस्थानों ने, आईसीआर के विभिन्न संस्थानों ने और कृषि विश्वविद्यालयों ने निजात की हैं। उसी के अकॉर्डिंग वो टेक्नोलॉजी बनाई है कि जिससे उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स रिटेन रहे। जी बिल्कुल। और इन यूनिट्स को या फिर कहीं इकाइयों को किस तरीके से आप लगा सकते हैं? क्या सरकार की तरफ से इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए किसी तरह का अनुदान है? क्या ऋण की सुविधा इनसे जुड़ी हुई है? कहाँ से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं? क्योंकि मशीन तो आपने लगा ली, आपने आंवला भी पैदा कर लिया, लेकिन जब तक आप ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण नहीं लेते हैं तब तक पूरी तरीके से आप लाभ नहीं ले पाएंगे। आपकी लागत भी अधिक लगेगी और समय भी अधिक लगता है और उस तरह के परिणाम नहीं मिलते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। फिलहाल एक कॉलर है दिव्य नारायण है जिन्होंने हमें कॉल किया है, आइए बात कर लेते हैं। जी दिव्य नारायण जी बताइए क्या सवाल है आपका? अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से इन्होंने हमें फोन किया है। हमें
पौधे के बारे में, अच्छे पौधे के बारे में बताइए, कब लगाया जाता है फसल, तो अच्छी पैदावार के लिए बताइए क्या उपाय करें। ये आंवले के बारे में जानना चाहते हैं, कपास के बारे में? आंवले के बारे में। आंवले के बारे में, यानी उपयुक्त समय क्या है जब आप इसकी पौध लगा सकते हैं, ये जानना चाहते हैं? अच्छी पैदावार के लिए क्या उपाय करें? जी बिल्कुल। तो अच्छी पैदावार कैसे ले सकते हैं, उपयुक्त समय कौन सा है, और मैं चाहूंगी कि साथ में अच्छी किस्में भी बता दें आप क्षेत्र के अनुसार, या फिर प्रसंस्करण के लिए कौन सी किस्में होती हैं, अचार अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी किस्में, मुरब्बा के लिए कौन सी है, जूस के लिए कौन सी है। तो अगर इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बता सके डॉक्टर मीणा आप। दुबे जी, आपका बड़ा ही सटीक प्रश्न है, और इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि मैं पहले ही बता रहा था आपको कि उन्नत किस्में अपने आप बगीचे में लगाएं। तो जो NA7 एक वैरायटीज है, वो आपके यहीं फैजाबाद से रिलीज हुई है, और आपके पास ही दोनों, एक तो कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद है आपका, और दूसरा CIH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ में है। दोनों संस्थान जो है आपके आंवले के पौधे तैयार करते हैं, और आंवले के पौधे तैयार करने के लिए आपको जो NA7 लेना होगा, या चकैया और बनारसी, फ्रांसिस, मेनली तो इसकी 3 ही किस्में हैं, जो बनारसी और फ्रांसिस और चकैया है। लेकिन उसमें एक या दूसरा कोई मेरिट डिमेरिट है जिसकी वजह से वो नहीं चल पाती हैं। जैसे कि बनारसी का आपका फ्रूट साइज बढ़िया है, लेकिन उसमें जो फलन की समस्या रहती है, और दूसरा फ्रांसिस है तो उसमें ऊतक क्षय रहता है, और तीसरा आपका चकैया है, तो चकैया का मतलब उसकी अपनी अलग प्रॉब्लम है। तो सबसे बेस्ट जो किस्में है मैं कहूंगा आपकी कि NA7 आप लगाइए, उसके भरपूर पैदावार मिलेगी आपको। और इन दोनों संस्थानों से क्या होगा कि जैसे आप जून या जुलाई में अपना पौधरोपण करने जा रहे हैं, उससे पहले ही इन संस्थानों से आप जो है अपना कांटेक्ट कर लिए 1-2 महीने पहले ही, क्योंकि ये संस्थान जब अपने पौधे बना के तैयार करते हैं तो अपने जो है रिक्वेस्ट बेस पे ही जनरली तैयार की जाती है। तो किसान भाई बहन को मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि जैसे ही वो अपने प्री प्लान रहे, प्रोएक्टिव रहे, थोड़ा सा अवेयर रहेंगे तो मतलब अच्छी तरीके से वो चीजें कर पाएंगे। आनंद फानन में जैसे पौधा लाए, गड्ढा खोदे और लगा दिए, तो उसमें या तो वो पौधा नहीं मर पा रहा है, कहाँ से लाए, क्या लाए, और वो मर गया, तो उस तरीके की प्रॉब्लम बिल्कुल। यानी पूरे योजनाबद्ध तरीके से ही आप इसका बाग लगाएं, ऐसे नहीं कि आपने कहीं से भी पौध ले ली और लगा दी और आप परिणाम वही चाहते हैं जो हमारे वो किसान अच्छे प्रसंस्करण के लिए पूरी मेहनत करते हैं। तो ऐसा नहीं होगा अगर आप अच्छी पौध का चुनाव नहीं करेंगे, अच्छे किस्म का चुनाव नहीं करेंगे और शुरुआत से ही इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे। इसीलिए हम अलग अलग कार्यक्रम में बताते भी आपको कि अच्छा उत्पादन पाने के लिए आपको बुआई से लेकर तुड़ाई तक सभी बातों का ध्यान रखना होगा। फिलहाल इसी के साथ वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी हेलो किसान जारी रहेगा। आपके कॉल्स का हमें इंतजार है। छोटा सा ब्रेक। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैकवर्ड छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। TGS ऑर्गेनिक का ये लो, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। आप समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अब पहली वाली बात कहा, पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है,
परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका हेलो किसान में स्वागत है। अगर आप अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं आंवले के प्रसंस्करण के बारे में और साथ ही कपास की बुआई से जुड़ी कौन सी खास बातें हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है, यानी कपास की बुआई में सावधानियों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। और एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं जिन्होंने हमें राजस्थान से फोन किया है। पटेल मीणा जी हैं फोन लाइन पर। जी मीणा साहब बताइए क्या सवाल है। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। मैं बामनवास सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी नहीं टोंक नहीं, सवाई माधोपुर। जी अपना सवाल बताइए। हाँ मैं मीणा जी से ये पूछ रहा हूँ मैडम कि जैसे 1 एकड़ जमीन में मैं आंवला लगाऊं। जी अब आंवला तो लगा लूं मैडम, अगर 5-6 साल तक आंवला नहीं आया तो मेरे पास तो 1 एकड़ ही जमीन है। अगर फिर बाद में पैदावार भी नहीं कर पाया, मैं उसमें कुछ भी नहीं कर पाया, तो फिर मुझे कोई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिलता है कि नहीं मिलेगा उसमें कुछ? जी बिल्कुल मीणा साहब, ये जो आपकी आशंका है, ये जो डर है, भय बहुत सारे किसानों का होता है कि इसीलिए पारंपरिक जो फसलें हैं वहीं तक ही सीमित रहना चाहते हैं, क्योंकि उसके लिए पता है कि बाजार है और वो फसल अगर होगी तो खरीदार भी है, नुकसान अगर होता भी है तो दूसरे विकल्प भी रहते हैं, साथ साथ में 2 अगर अलग अलग फसलें लिए। लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं कि पूरी भूमि में अगर आंवला लगा दिया तो अगर नुकसान हो गया तो फिर उसकी भरपाई कैसे होगी, ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है। तो क्या बताना चाहेंगे आप मीणा साहब कि क्या ये मुख्य फसल के तौर पर आंवला ले सकते हैं या फिर इसके साथ कोई और फसल भी ली जा सकती है? जैसे पटेल जी आपका जो बेसिक क्वेश्चन है कि भाई मेरे पास 1 ही एकड़ जमीन है, तो 1 ही एकड़ जमीन में जब आप आंवला लगा देंगे 6 बाई 6 मीटर पे आप आंवला लगाइए, लेकिन आंवला तो शुरू के 3-4 साल तो आएगा नहीं, तो 3-4 साल से आने से पहले 6 मीटर की दूरी आपके पास सफिशियंट है। उसमें कोई आप मूंग मौ उड़ाद या सब्जी वाली फसलें हैं, अगर आपके पास सिंचित जमीन है तो जैसे टमाटर है, बैंगन है, वो आसानी से लिए जा सकते हैं। ये नहीं है कि आपने जैसे फल उद्यान लगा दिया तो शुरू के 3-4 साल तक कुछ नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ आप जो है मूंग वगैरह की फसल है उस तरीके से लगा सकते हैं, सह फसल ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा भी जो है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड्स है, उसकी स्कीम्स हैं जो फल उद्यानों के एस्टेब्लिश करने के लिए सब्सिडीज देती है गवर्नमेंट। तो जो राजस्थान का है, जयपुर में नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड्स के ऑफिस में आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो कृषि विज्ञान केंद्र सवाई माधोपुर या करौली है उसके विषय विशेषज्ञ से आप जानकारी और ले सकते हैं। जी एक और कॉलर है, सार्थक है, जिन्होंने हमें कॉल किया है अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से। जी सार्थक जी बताइए क्या सवाल है आपका। सार्थक जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी सार्थक जी स्वागत है आपका हेलो किसान में। सवाल बताइए। जी मैम मेरा सवाल है, कपास की खेती हमने की है, उसमें कीड़े लग रहे हैं, जो डंडों में जो पत्तियों में इस तरह के कीड़े लग जाते हैं जिसकी वजह से काला काला उसमें आ जाता है पत्तियों में, उसको दूर कैसे किया जाए? जी डॉक्टर सिंह क्या बताना चाहेंगे, जो बता रहे हैं कि कपास की फसल में समस्या आ रही है, क्या इसका निदान है, क्या सलाह देना चाहेंगे आप? डॉक्टर सिंह क्या आप हमारे साथ बने हुए? हाँ बिल्कुल बड़ा हुआ जी सार्थक। कपास में ऐसा है कि अगर हम बिजाई के वक्त इसमें अगर हर्बिसाइड का स्प्रे करते हैं तो हम खरपतवार को उगने से रोक सकते हैं। जी और जब बिजाई के टाइम में ही आपके खरपतवार उगेंगे नहीं तो आपकी फसल को कंपटीशन नहीं होगा और वो अच्छी बढ़वार देगी। तो उसके लिए हम जो है वो सिफारिश करते हैं, बिजाई के टाइम में वो स्टॉम नाम की दवाई है, पैटिकैथलीन है, तो स्टॉम को आप डाल सकते हो। आप इसको बिजाई से पहले भी डाल सकते हो और बिजाई के तुरंत बाद भी डाल सकते हो। जी और इसके अंदर गोल नाम की दवाई आती है, उसको भी मिला के आप स्प्रे कर सकते हो। लेकिन डॉक्टर सिंह जो अभी ये समस्या बता रहे हैं कि जो समस्या इनको देखने को मिल रही है उसका क्या अभी कोई आप बताएंगे समाधान, किस तरह की दवा का वो छिड़काव कर सकते हैं ताकि इन्हें थोड़ा लाभ हो सके? हाँ बिल्कुल, तो इसमें 2 तरीके हैं। एक तो आप जो है मल्च लगा सकते हो, पॉलिथीन का मल्च है, जैसे आप स्ट्रॉबेरी करते हैं उसमें पॉलिथीन लगाते हैं, तो उसमें अगर पॉलिथीन मल्च लगा के उसमें पौधे लगाएंगे तो वो घास पे उगने नहीं देगा। ठीक है, उसमें दूसरा मल्च पे लगा सकते हो, जो आपकी फसल का जो है अवशेष बचे हैं वो भी, या आप हर्बिसाइड का स्प्रे कर सकते हो। आपके पास जो भी साधन उपलब्ध है आप उसका प्रयोग करिए। और जिस टाइम फसल आपकी 1 महीने की हो जाए उसके बाद अगर मान लो आपके संकरित पत्ती वाले घास हैं तो उसमें टर्गा सुपर है, एजिल है, उसका आप स्प्रे कर सकते हो।
ताकि संक्रमित घास को खत्म किया जा सके। जी जी बिल्कुल। जी एक और कॉलर है, रोशन लाल जी है, जिन्होंने हरियाणा से हमें कॉल किया है। ये बात कर लेते हैं रोशन जी से। रोशन जी स्वागत है हेलो किसान में, बताइए सवाल क्या है आपका। हाँ सर, DS4 कपास आती है, उसके बारे में जानना है। वो कहाँ मिलेगी, हिसार मिलेगी या कहीं और मिलेगी? और एक उसके खरपतवार के लिए वो कौन सी दवाई यूज की जाती है? जी कपास पर ये सवाल है, डॉक्टर सुमन सिंह जी क्या बताना चाहेंगे इन्हें? हाँ, जो पेंडिमेथ्रिन दवाई है किसी भी दुकान पे मिल जाएगी, पूरे भारतवर्ष में ये अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपकी जमीन हल्की है, रेतली जमीन है, तो आप 1 से 1.5 लीटर के एकड़ में स्प्रे करिए। भारी जमीन है तो 2 लीटर पर एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। ठीक है, तो ये दोनों तरह के घास को रोकेगी जी, और आपको समस्या नहीं आएगी कम से कम 1.5 महीने तक। ठीक है जी बिल्कुल। तो ये तो बात हुई कपास की, और एक बार फिर से हमारा जो दूसरा विषय है आंवले के प्रसंस्करण पर हम बात कर रहे हैं। तो हम मीणा जी से फिर से समझने की कोशिश करते हैं। मीणा जी, जैसे कि हम प्रसंस्करण तक पहुंच गए थे कि किस तरीके से इकाइयों को स्थापित करें, तो कहाँ से प्राप्त की जा सकती है, इसमें कितना पैसा लगता है, कितना खर्च होता है, क्या इसके लिए सरकार की तरफ से कोई मदद है, किस तरीके से हमारे किसान इसे अपनाएं? बिल्कुल किसान भाई, जैसे नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड्स की स्कीम्स हैं, उसमें जो अपना राइपनिंग चेम्बर, पैकेजिंग चेम्बर्स जो बनाते हैं, तो वो क्रेडिट सब्सिडी लिंक्ड क्रेडिट योजना होती है, जिसमें आपके 40 to 50% सब्सिडीज दी जाती है। और इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री जी का जो है कृषि संपदा योजना है, उनके अंतर्गत विभिन्न स्कीम्स हैं जिसके अंदर जो है सब्सिडीज किसान भाई ले सकते हैं। और अम्बाला के कुछ जो है कंपनीज हैं, जैसे इंजीनियरिंग कंसोर्टियम, एग्रोसा, माइक्रो साइंटिफिक्स, इस तरीके की जो कंपनी है, जो आपके ट्री ड्रायर्स और आपका श्रेडिंग मशीन, प्रीकिंग मशीन और आंवला ग्रेडर्स, इस तरीके की मशीन्स हैं जो बनाती हैं। जैसे एक सीफेट इंस्टीट्यूट है लुधियाना में, उन्होंने अपने जो टेक्नोलॉजी डिजाइन करते हैं वो मशीन्स को और फिर जो है प्राइवेट इनके लिए लाइसेंस करते हैं। तो इस तरीके की कंपनीज हैं जो मशीनें बनाती हैं। इन मशीनों को लेकर के और किसान भाई जो है अपना वैल्यू एडिशन अपने ऑन फार्म करेंगे, तो निश्चित रूप से वो अपना आय का सृजन करेंगे, आय वृद्धि होगी। जो आंवला वो 10 से 15 रुपए किलो बेचते थे, अगर आप देखेंगे तो आंवला का जूस आप देखेंगे आधा लीटर का कितना मिलता है, 150 रुपए पर लीटर तक वो मिल पाता है। लड्डू देखेंगे आंवला का 100 रुपए केजी तक मार्केट में मिलता है। कैंडी, मुरब्बा आपको 100 रुपए केजी से कम कोई मुरब्बा मिलेगा नहीं। कैंडीज देखेंगे तो निश्चित रूप से उसमें जो है कौशल विकसित करना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री जी का जो है स्किल डेवलपमेंट जो मिशन है, तो वो ट्रेनिंग चला हुआ है वगैरह से भी। हाँ बिल्कुल, ट्रेनिंग्स है जो अपना नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उसकी जो है विभिन्न स्कीम्स हैं जो फ्री ऑर्गेनाइज होती है। तो किस तरीके से आप प्रशिक्षण ले सकते हैं, आप आंवले का प्रसंस्करण अगर करना चाहते हैं, जिस पर हम और विस्तार से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हेलो किसान जारी है, आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा। छोटा सा ब्रेक। अरे वाह भैया, अकेले अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ, अरे भाई बहुत चल दिया। सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुना मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह,
इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से एक हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम, इसलिए हमारी कोशिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा सवाल हम तक पहुंचाएं, हम आपके सवालों के जवाब दे सकें। अगर आपने अभी तक फोन नहीं उठाया है, हमें कॉल नहीं किया है और आप आंवले और कपास से जुड़े हुए प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल ना झिझके, आप हमें कॉल करें और आपके कॉल्स का जवाब देने के लिए हमारे विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद ही है। एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर है शिव शंकर जी है, जिन्होंने वैशाली बिहार से कॉल किया है। जी शिव शंकर जी, बताइए क्या सवाल है आपका? पूछे है कि NS7 करके एक किस्म बताया गया है, में मिलता है, पूसा फल में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कौन से किस्म के बारे में आप बता रहे हैं? एक बार अपना सवाल दोहरा दीजिए। कौन नंबर करके 7 नंबर है उसका? आंवले के बारे में? हाँ, आंवले के बारे में। हाँ, एक किसी किस्म के बारे में जानना चाहते, पूरे नाम नहीं याद है शायद। 7 जो इनका जो कंफ्यूजन है वो NA कौन सी है वो पूछ रहे थे। NA7 एक वैरायटी है जो फ्रांसिस से ही एक सीडलिंग सिलेक्शन है और बहुत ही अच्छी किस्म है जिसकी उपज बहुत अच्छी होती है। और इसमें जो फ्रांसिस में ड्रॉबैक है वो इसमें इम्प्रूव है और यही एक रूलिंग वैरायटी है हमारी इंडिया की। तो NA7। अच्छा, ये दूसरा इनका सवाल ये भी था कि ये मिलेगा कहाँ से, क्या ये पूसा से प्राप्त कर सकते हैं? ये बिहार से बोल रहे थे मुझे लग रहा है। वैशाली बिहार से। वैशाली में बिल्कुल बिहार से ये मिल जाएगा। ये अपने नजदीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र होगा या जो बिहार समस्तीपुर में हमारी यूनिवर्सिटीज है एग्रीकल्चर की, वहाँ से भी ये प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो शिव शंकर जी, आप जिस किस्म के बारे में जानना चाहते थे, थोड़ा सा आपको ठीक से नाम नहीं याद आ रहा था, तो वो अभी हमारे मेहमान ने आपको बता दिया है और आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ये भी जानकारी आपको मिल गई है। बढ़ते आगे और आप कपास पर बात कर रहे थे डॉक्टर सिंह। अब कपास पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि खेत की तैयारी किस तरीके से हमारे किसान करें और इसके साथ ही किस्मों का चुनाव किस तरीके से किया जा सकता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपका जी। तो खेत का ऐसा है कि ये निर्भर करता है कि उससे पहले हमारी फसल कौन सी थी जी। ठीक है, तो जहाँ आप गेहूं के बाद लेते हो या सरसों के बाद लेते हो, फसल चक्र में आपने किसके बाद कपास लेनी है, उसी के हिसाब से हम खेत को तैयार करेंगे। मैं इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि भी आपका बिजाई का समय क्या है होना। तो जो मई का महीना है उत्तर भारत में सबसे जो है ना उपयुक्त है। अगर उससे हम लेट करते हैं तो आपकी पैदावार कम हो जाएगी और बारिश के बाद में उसमें खरपतवार ज्यादा आ जाएंगे। जहाँ तक कोशिश हो सके आप मई के अंदर उसकी जो है बिजाई कर लें। और हमने काफी सारी क्षेत्र के हिसाब से किस्मों का जो है चुनाव किया हुआ है और जो भी बीटी के हाइब्रिड्स हैं अच्छी कंपनियों के, उनमें किसी का भी आप चुनाव करके उसकी बिजाई कर सकते हो। ठीक है, और उसके जो बीच में आपके खूड़ से खूड़ की जो दूरी है वो आप उचित तरीके से बना के रखें जी। और कुछ बीज को आप जो है लिफाफे में डाल के रख दें, क्योंकि बाद में कुछ पौधे मर जाते हैं तो उनको आप दोबारा उसमें से लगा सकते हो जी। आपके पौधों की संख्या पूरी रहे। हाँ जी, कर सकते हो आप। बिल्कुल डॉक्टर सिंह, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनसे हम बात कर लेते हैं। रोशन लाल जी है जिन्होंने सिरसा से हमें कॉल किया है। रोशन लाल जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। सवाल बताएं। DS4 एक कपास का बीज आता है जी, वो बीज मुझे क्या सार्वजनिक से मिल जाएगा? कपास की विशेष किस्म के बारे में आप बात कर रहे हैं? हाँ, DS4 कपास का हाइब्रिड बीज होता है जी जी। तो क्या जानना चाहते हैं आप इस किस्म के बारे में? वो मैं जानना चाहता हूँ जी, सार मिल जाएगा क्या वो कपास का बीज यूनिवर्सिटी में? कहाँ से मिलेगा? अच्छा जी। डॉक्टर सिंह, क्या बताना चाहेंगे आप इन्हें? हाँ, ऐसा है कि कपास के जो हाइब्रिड हैं वो 125 किस्में हैं। ठीक है, जो सरकार आपको बताती है, क्योंकि जो है ना कोई भी राज्य की सरकार है वो उसका चुनाव करती है भी हमारे इलाके में कौन सी किस्म अच्छी परफॉर्म करेगी। कृषि विभाग के पास वो सारी जानकारी होती है कौन सी किस्म आपको किस राज्य में लेनी है और वो किसी भी जो है ना आपको दुकान से मिल सकती है जी जी।
बिल्कुल। तो अभी हमने कपास पर बात की, आगे हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की मिट्टी का चुनाव कर सकते हैं और प्रचलित किस्में कौन कौन सी है। लेकिन उससे पहले अब हम हमारा जो दूसरा विषय यानी आंवला, उस पर थोड़ी सी और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर मीणा, जैसे कि हम आंवले पर काफी सारी बातें कर चुके हैं, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि प्रसंस्करण में ये भी बहुत जरूरी होता है कि किस चीज का क्या प्रसंस्करण रूप आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हम आंवला कैंडी की बात करें या फिर अचार की या फिर जूस ही, तो क्या किसी भी आंवले से ये तैयार किया जा सकता है या फिर कोई विशेष वैरायटी है जो कि अच्छा परफॉर्म करती है? आपने देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है। मैं किसान भाइयों को एक सलाह देना चाहूंगा कि जैसे ही आपका आंवला की जो है 3-4 तरह की किस्में आप अपने बाग में लगाएं। ऐसी किस्में जो जल्दी पकती हो, मध्यम, फिर लास्ट तक आती हो जनवरी तक। हर किस्म का क्या होगा, कोई एक किस्म का जो फल है वो मोटा होगा, एक का छोटा होगा और एक का मतलब काफी स्मॉल होगा। तो उनका जो प्रसंस्करण में है अलग तरीके से उपयोग होगा। जैसे जो बड़ा साइज का किसी का फल है आंवला का, तो वो जो है मुरब्बा और कैंडी के लिए सबसे उपयुक्त होगा जी। और जो छोटी किस्म के साइज है जैसे चकैया वगैरह हैं, तो उनका क्या करेंगे कि जूस निकालेंगे। जूस निकाल करके और उनका जो है स्क्वेश या आरटीएस बनाएंगे या फिर उसका श्रेडिंग के लिए यूज करके उसके बाद में उसका जो आंवला चूर्ण या जो त्रिफलाम वगैरह में जाते हैं उस तरीके के लिए वो यूज हो जाएंगे। और किस्में भी ऐसी, क्योंकि आंवला में एक स्वनिश्चितता होती है, सेल्फ इनकॉम्पिटेंसी। अगर 3-4 तरह की किस्में होंगी उसके अंदर तो जो फलन निश्चित रूप से अच्छा होगा। मयंक जी एक दर्शक हमारे साथ जिन्होंने मध्य प्रदेश से कॉल किया है। जी मयंक जी बताइए क्या सवाल है आपका? मयंक जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी 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 बताइए, प्रश्न पर बताएं। मैडम हमारे यहाँ गुलाबी सुंडी का ज्यादा कपास में प्रकोप लगता है। जी 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 मैं सिंह साहब से पूछना चाहता हूँ कि हमारे कपास में गुलाबी सुंडी का ज्यादा प्रकोप रहता है। डॉक्टर सिंह, इन्होंने बताया कि कपास में ये जो फसल लेते हैं इसमें गुलाबी सुंडी लग जाती है, तो ये किस तरह की समस्या है और इसके किस तरह के समाधान करें? हाँ, इसमें क्या होता है कि जो बीटी का जो बीज आता है उसके साथ में रेफ्यूजिया भी आता है और उस बीज को लगाते नहीं जमींदार, वो अगर बीज लगाए तो सारे कीड़े मकोड़े उसी में जाएंगे और आपकी फसल को नुकसान नहीं करेंगे। तो खेत के चारों तरफ जो बीज आता है, थोड़ी छोटा पैकेट आता है और रिफ्यूजिया बोलते हैं उसको, वो लगाइए ताकि आपकी जो मुख्य फसल है उसमें न आके और कीड़े मकोड़े उसमें आ जाए होना पे। ठीक है। और हमने जो सिफारिश की है वो अलग अलग किस्मों की है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी सभी के लिए अलग अलग किस्मों की सिफारिश है जी। तो अगर हम बात करते हैं तो इसमें काफी सारी कंपनियों के हाइब्रिड्स हैं। इसमें आपके नागपुर है, बायोसीड है, धनलक्ष्मी है, जेके एग्रीजेनेटिक्स है, कोहिनूर है, नर्मदा है, राशि है। तो इनके आप जो हाइब्रिड्स हैं उनका प्रयोग करें और साथ में जो छोटा पैकेट आता है बीज का उसको जरूर लगाएं जी। और जिस टाइम आपके प्रकोप हो कीड़े मकोड़ों का उस टाइम बताइए बीज होना, ताकि उसके हिसाब से हम दवाई बता सकें जी। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय है इसलिए मैं जल्दी से आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर मीणा, जो हम बात कर रहे थे कि कपास में ट्रेनिंग, माफ कीजिएगा, आंवले के बारे में जानने की कोशिश थी कि ट्रेनिंग किस तरीके से हमारे किसान ले सकते हैं और ट्रेनिंग कितनी महत्वपूर्ण है प्रसंस्करण में। देखिए, जब हम किसी चीज का या कोई व्यवसाय नया स्टार्ट कर रहे हैं तो लर्निंग बाय सीइंग, अगर आप जो चीज देख करके सीखोगे उससे बढ़िया आप बिल्कुल, यानी किताबी ज्ञान के उसमें चलेगा नहीं। आपको लर्निंग बाय सीइंग वाली अप्रोच है वो आपको जरूर फॉलो करनी होगी। तो लर्निंग बाय सीइंग जो अप्रोच है वो जो कृषि विज्ञान केंद्र है हमारे, वो सारे जो है इस तरीके की जो सीजनल फल हैं उन पे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं जी जी। और जो प्रसंस्करण के लिए हमारे जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान है सीफेड लुधियाना, वो भी जो है समय समय पर इस तरीके की ट्रेनिंग्स देता है फार्मर्स के लिए। और जो भी नीड बेस्ड होती है तो उस तरीके की वहाँ ये मशीनरीकरण की भी जो भी मशीन्स रिक्वायर्ड हैं उनको देखने के लिए भी वहाँ किसान भाई जा सकते हैं जी जी। और जो है भारतीय हमारे इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पूसा है, उसमें अभी कृषि विज्ञान मेला चल रहा हुआ है, तो उसमें भी जाके देखेगा चीजें किसान भाई, तो अवेयर होगा किस तरीके से प्रसंस्करण बनते हैं, क्या उत्पाद बनाए जा सकते हैं, कहाँ ट्रेनिंग है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक जगह ही एक छत के नीचे मिल जाती है। तो जैसे कृषि मेला हो गया या इस तरीके की चीज है, वहाँ किसान भाइयों को जरूर
भ्रमण करना चाहिए और इस तरीके की चीजें वहाँ सारी मिल जाती हैं कि कौन इंस्टीट्यूट कौन सा केवीके कब ट्रेनिंग करवा रहा है, वहाँ जाकर के वो अपना इंटरेक्शन कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। और इस तरह के कृषि मेलाओं का जो मकसद है वो भी यही होता है कि हमारे किसान दूसरे किसानों से मिल सके, एक ऐसा कॉमन मंच हो जहाँ पर कृषि संबंधी तमाम जानकारियां उन्हें प्राप्त हो सके। और जैसे कि आपने कहा भी कि देखकर जिन चीजों को आप याद कर सकते हैं या फिर समझ सकते हैं, उससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता है। तो ऐसे मेलों में डेमोन्स्ट्रेशन भी होते हैं, यानी प्रदर्शनी भी लगाई जाती है जिसका लाभ हमारे किसान उठा सकते हैं। और हमारे मेहमान डॉक्टर समुद्र सिंह जी लगातार बने हुए थे स्काइप पर, उन्होंने हमें कपास के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर सिंह बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला, कार्यक्रम में जुड़े और हमारे किसानों को जानकारी दी। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। डॉक्टर मीणा जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे। डॉक्टर मीणा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। इसी के साथ ही आज के हमारे हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे अगले अंक का विषय क्या है तो आइए डालते हैं उस पर नजर। हमारा अगला विषय है ग्रीष्मकालीन सब्जियों की खेती, साथ ही फल उद्यान लगाने के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां। तो अगले अंक में इस पर हम बात करेंगे, हमारे विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कोई प्रश्न हम तक पहुंचाना तो इसके लिए आप जाने हमारे तरीके कौन कौन से हैं, किन किन माध्यमों से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप हमें संपर्क करें। अगर आप सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप ईमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com, इस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है सोशल नेटवर्किंग के जरिए, यानी फेसबुक पर अगर आप हैं तो सर्च बॉक्स में जाए, हेलो किसान टाइप करें, हमारा आईडी खुल जाएगा, पेज खुल जाएगा, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, अपने सवाल हमारी वॉल पर साझा कर सकते हैं। और इससे भी आसान तरीका है हमारा टोल फ्री नंबर यानी हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर आप नोट कर लें, 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के दौरान आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल इस पर रिकॉर्ड करवाएं और आपके सवालों को, आपके सुझावों को हम कार्यक्रम में जगह देंगे। उम्मीद करते हैं कि आज इन दोनों ही विषयों पर जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई है, हमारे किसानों ने उन्हें बहुत ध्यान से सुना होगा। और जो हमारी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा सवाल हम ले सके, आपकी समस्याओं का समाधान लाइव मिल सके। कुछ ना हमारे जो बहुत सारे जो दर्शक हैं जिनके कॉल नहीं भी मिल सके हैं, उनके भी सवालों के जवाब हमारी इस चर्चा के माध्यम से मिल गए होंगे और जरूर उसका लाभ उठाएंगे। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।